एक्चुअली हम दूसरा लिंक डाल देते ग्रुप में, क्लास का लिंक। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ाए थे तुम लोग को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या नहीं हुआ? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, क्या क्वेश्चन? सर चालान के बारे में क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके मेल करना है सर। हाँ यस, और सर चालान का बोर्ड कॉपी ना सर, हाँ अटैच करके। हाँ। ओके सर। नोटिस में जो लिखा है उसको पढ़ो ठीक से, एकदम जो जो करना है सब कुछ लिखा है, ठीक है। तो बताओ कोई, लास्ट दिन तो हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ाए थे, उसके पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ाए थे क्या नहीं पढ़ाए? पढ़ाए थे सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया था। फ्लक्स डेंसिटी हुआ था। यस सर। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हम दिखाए थे क्या जो एंगल है वो डिफरेंट डिफरेंट था, क्या था? फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा हुआ था, है ना? शेयर करते हैं आज, और रिजॉइन नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट बार में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम लोग किससे डिनोट किए थे? डी। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट किए थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाई से डिनोट किए थे, है ना? फाई से डिनोट किए थे। एंड बोले थे फॉर एनी आइसोलेटेड चार्ज फाई इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ चार्ज और स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखे थे फाई इक्वल टू क्या? क्यू। कब? फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, ठीक है। सो फ्लक्स किसको बोले थे? फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड टू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इसलिए डिपेंड करता है उस सरफेस का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एंड जो सरफेस हम लोग लिए थे, उस सरफेस का जो डायरेक्शन है, मान लो ऐसे सरफेस था, ठीक है, ऐसे सरफेस था, और सरफेस का नॉर्मल किस डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो ई एंड डी एस, दिस इज द एरिया डी एस, एंड डी एस इज डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, एंड ई का डायरेक्शन किस तरफ? इस तरफ है। तो ई एंड डी एस में कुछ एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है। सो ये जो एंगल है दिस इज थीटा, थीटा एंगल क्रिएट हुआ, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना तुम्हारा फ्लक्स मतलब एनक्लोज्ड होगा। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या हुआ था? फॉर्मूला ऐसे ही कुछ हुआ था, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ऐसे हुआ था ना, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो हम लोग इसको क्या लिखे थे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस, सो फाई फ्लक्स इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पे थीटा का जो ओरिएंटेशन है, कभी देखिए जब पैरेलल होता है थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, जब परपेंडिकुलर होता है थीटा का वैल्यू क्या हुआ था? थीटा का वैल्यू 0 हुआ था। परपेंडिकुलर मतलब व्हेन द सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस टाइम हम लोग प्लेन को कैसे ड्रॉ किए थे, मतलब एरिया को इस तरीके से ड्रॉ किए थे, ऐसे, याद आ रहा है? ठीक है। एंड ई का डायरेक्शन किस तरफ? इस तरफ। एंड ये जो ये प्लेन लिया है, सीड लिया है, इसका एरिया मान लो ds, ds किस तरफ डायरेक्टेड हो रहा है?
along this normal direction. ठीक है, so देखो when surface area is perpendicular to the electric field, area perpendicular है लेकिन उसका डायरेक्शन किस तरफ, परपेंडिकुलर का, फिर परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल हो गया। सब दोनों क्या है, ई एंड डी एस के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ उसका वैल्यू भी कितना है, उसका वैल्यू भी हो गया 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो इक्वल टू 1। सो फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, है ना, ऐसे ही हुआ था। ई डी एस का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, ई इंटू ए। एक्चुअली डी एस भी एरिया है, ए भी एरिया है, सो फाई इक्वल टू ई इंटू ऐसे लिए थे। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद क्या किए थे, सेकंड केस, केस 1, केस 2, केस 3 करके सेकंड केस हम लोग लिए थे व्हेन द सरफेस एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस टाइम थीटा का वैल्यू क्या हुआ था, थीटा का वैल्यू हुआ था 90 डिग्री। ओके, थीटा का वैल्यू क्या हुआ था, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो फाई इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस 90, इंटू ए कॉस 90। एंड कॉस 90 इक्वल टू तुम लोग जानते हैं इट इज इक्वल टू 0। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, 0। मतलब कोई फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक नहीं हुआ, सो दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फ्लक्स कितना है, 0। ठीक है, एंड व्हेन ई मेक सम एंगल विद द सरफेस एरिया, देन उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है ऐसे, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इस फॉर्मूला में थीटा का वैल्यू कभी 30 डिग्री हो सकता है, कभी 40 डिग्री हो सकता है, कभी 50 डिग्री हो सकता है, कभी 60 डिग्री हो सकता है। तो जस्ट वैल्यू पुट करना है एंड फ्लक्स का वैल्यू उनको कैलकुलेट करना है। समझ में आया? इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, फ्लक्स डेंसिटी। तो डेंसिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया में कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग ऑलरेडी डी से डिनोट किए थे। एंड डी इक्वल टू बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू फ्लक्स बाय एरिया, फ्लक्स बाय एरिया, फ्लक्स बाय एरिया। फ्लक्स को हम लोग क्या लिखे थे, फ्लक्स इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 बाई ए। अगेन फाई का वैल्यू क्या है, फाई फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू, सो क्यू बाई ए। सो डी का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू क्यू बाई ए लिख सकते हैं। ओके, डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं। चलो, ये तो हो गया, फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया। अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डायरेक्टली मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लोग सीखे ऑलरेडी, क्योंकि जितना लाइन ऑफ फोर्स का गैदरिंग होगा उतना वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड ज़्यादा है। सपोज ऐसे हम ड्रॉ किए थे ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब पढ़ाए थे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या इस पॉइंट में, मतलब इस पोर्शन में, इस एरिया में मतलब डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन सेम एरिया हम अगर यहाँ पे रखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स का डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी कम है मीन्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स उस एरिया में कम एनक्लोज्ड हुआ, और नीचे जो इस एरिया लिए है यहाँ पे ज़्यादा एनक्लोज्ड हुआ। तो यहाँ पे बोलेंगे ई का वैल्यू ग्रेटर है। तो अगर ई ग्रेटर होगा तो क्या ग्रेटर होगा, फ्लक्स ग्रेटर होगा। अगर फ्लक्स ग्रेटर होगा तो फ्लक्स डेंसिटी भी ग्रेटर होगा। समझ में आया? तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज, हेलो सर, हाँ फाइव इज इक्वल टू क्यू कैसे हुआ सर? देखो यहाँ पे लिखा है फाई इक्वल टू क्यू कैसे हुआ। एक्चुअली हम लोग पहले क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब पढ़े थे, हम लोग बोले थे ना कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज के ऊपर। चार्ज का स्ट्रेंथ जितना होगा लाइन ऑफ फोर्स पे उतना होगा। सपोज मान लो तुम्हारे पास एक 20 कूलम चार्ज है, ठीक है, और मेरे पास है 10 कूलम चार्ज। दोनों तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, तुम्हारे पास 10 कूलम, मेरे पास 20। तो 20 कूलम चार्ज से जो लाइन ऑफ फोर्सेस इमिट होगा, प्रोड्यूस्ड होगा, उसका वैल्यू मतलब उसका नंबर
is much more than the line of force which produced from 10 coulomb charge. समझ में? So हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक अगर 20 कूलम चार्ज लेंगे तो एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड दैट 20 कूलम चार्ज से 20 नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड। सो दैट मीन्स यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली? चार्ज का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है? Q इक्वल टू 20 कूलम। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं 20 कूलम से 20 नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एमिट होता है। Q कूलम चार्ज से Q नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एमिट होता है। तो दैट्स व्हाई फ्लक्स को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? फाई को हम लोग Q से कंपेयर करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. इसलिए D इक्वल टू Q बाई A हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, D इक्वल टू Q बाई A। अगेन हम क्या बताएं? एज फाई ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू P, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा फ्लक्स उतना ग्रेटर होगा। अगेन फाई इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? D बाई A। So it is equal to proportional to, sorry, phi equal to D equal to phi by A, phi equal to DA होगा, phi equal to क्या होगा? D into A, है ना? So DA will be proportional to E, इसको लिख सकते हैं। So that means D is proportional to E, लिख सकते हैं D is proportional to E। दिस प्रोपोर्शनल से अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज एप्सिलॉन इनटू E। ठीक है, एप्सिलॉन इनटू E। ठीक है, सो इस एप्सिलॉन का नाम क्या है? दिस एप्सिलॉन इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। हम लोग पहले ही पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ में। सो D इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू E एंड दिस एप्सिलॉन इज आल्सो कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सर ए कहाँ गया सर? एक को देखो यहाँ पे तो प्रोपोर्शनल है। अगर तुमको बोलेगा डी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, देन हम लिख सकते हैं डी प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम लोग क्या लिखते हैं? डी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, तो ये जो डी ए प्रोपोर्शनल टू ई है, यहाँ से हम मतलब इसका एक पार्ट लिख सकते हैं डी प्रोपोर्शनल टू ई। यस सर। फ्लक्स जितना ज्यादा होगा फ्लक्स डेंसिटी भी ज्यादा होगा, है ना? मान लो तुम्हारा एक रूम है, रूम का एरिया है, एरिया में जो रूम का जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें मान लो 50 नंबर ऑफ चेयर रखा है और हम 100 स्टूडेंट को उस रूम पे घुसा दिए और बोले है तुम लोग चेयर में बैठो। ठीक है, तब देखो उस रूम का जो डेंसिटी है, स्टूडेंट का जो डेंसिटी है उस टाइम जितना था, जब हम 200 स्टूडेंट को वहाँ पे एंट्री कर देंगे तब क्या है? डेंसिटी और भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही है यहाँ पे, फ्लक्स अगर ज़्यादा होगा, फ्लक्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, फ्लक्स अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। हम पहले 100 स्टूडेंट को रूम में घुसाए थे, उसके लिए जितना डेंसिटी था, जब हम 200 को घुसाएंगे उसके लिए डेंसिटी और भी ज़्यादा होगा। समझना यार? तो इसलिए फ्लक्स डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। सो डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, where epsilon is known as permittivity of the medium। Permittivity of the medium। ओके, सो बताओ E क्या है यहाँ पे? E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? एंड E का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं, दैट इज फॉर ए पॉइंट चार्ज ऑफ Q कूलम E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो किए थे क्या? नहीं बताओ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर यस सर। एयर मीडियम अगर नहीं होगा तो एप्सिलॉन R भी होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू R स्क्वायर। ये हम लोग ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो इस E का वैल्यू यहाँ पे पुट कर, देखते हैं क्या होगा। D इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू E का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू R स्क्वायर इनटू क्या होगा? R स्क्वायर। ठीक है, सो E इक्वल टू बेसिकली देखो यहाँ पे देखो 4 पाई R स्क्वायर, ये जो टर्म है 4 पाई R स्क्वायर, ये किसका एरिया है? दिस इज द
formula for area which is enclosed for any surface area. surface area बता सकते 4 pi r square, जहाँ पे तुम्हारा लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड हुआ, तो 4 pi r square के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। 4 pi r square की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो बेसिकली d इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू q बाई a इनटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, अगेन d इनटू a, दिस इज इक्वल टू क्या है, देखो d इनटू a, दिस इज इक्वल टू बेसिकली 5, है ना। d इनटू a इक्वल टू बेसिकली 5, d इनटू a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, एंड ऊपर क्या बचा है, एप्सिलॉन बचा है। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग शायद रॉन्ग स्टेप में चल गए, देख रहे हैं, चेक कर लेते हैं। e इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ई का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, ई का वैल्यू क्या है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r into r square. So if the charge will be q is enclosed by a surface of radius r, then surface area हम लोग क्या लिख दिया, a के जगह पे 4 पाई r square। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ पे d का एक्सप्रेशन लिख दिया। तो एक्चुअली ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम थोड़ा रिमूव कर रहे हैं इसको। ओके, अच्छा हम यहाँ तक रिमूव कर देंगे, फिर से बता रहे d इक्वल टू एप्सिलॉन e। तो ये जो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ d इक्वल टू एप्सिलॉन e, तो क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव द रिलेशन d इक्वल टू एप्सिलॉन e। ठीक है, हम तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एप्सिलॉन इंक्लूड करके बता दिए क्या d इक्वल टू एप्सिलॉन e, बट क्वेश्चन आता है प्रूफ द रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ द रिलेशन d इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन दो, प्रूफ द रिलेशन d इक्वल टू एप्सिलॉन e। इसको तुम कैसे प्रूव करोगे, यही एक्चुअली हम लोग करने चाह रहे थे। तो बेसिकली हम क्या लिख दिया, बेसिकली हम लिख दिया था e इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन r टू r स्क्वायर, है ना। अगेन if we consider that the total number of line of force, that means field lines, are enclosed some area whose area is 4 pi r square, then 4 pi r square के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया है 4 pi r square, सो a इक्वल टू 4 pi r square लिख सकते हैं। तो e इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, e इक्वल टू q बाई, q जैसे था ऐसे रख दिया, और 4 पाई r स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखा, a लिखा, और यहाँ पे क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, तो लिखो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, लिख दिया। ठीक है, हेलो सर, यहाँ पे स्फेयर का एरिया क्यों लिए सर? यार का एरिया नहीं है, यहाँ पे देखो 4 पाई r स्क्वायर तो टर्म है, ठीक है, हम स्फीयर का एरिया नहीं ले रहे। 4 पाई r स्क्वायर जो है, दिस इंडिकेट्स सम एरिया ऑफ एनी क्लोज सरफेस, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लिंक हो सकता है। सपोज 4 पाई r स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, कोई भी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, अगर उसका रेडियस r होगा। यहाँ पे देखो हम नहीं बता रहे क्या स्फीयर है, हम बता रहे हैं क्या, यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर है। सो 4 पाई r स्क्वायर हम लोग जानते हैं कोई किसी का सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया किसका है, स्फीयर का। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनक्लोज्ड हुआ वो किसी स्फेरिकल सरफेस में इनक्लोज्ड हुआ, समझ में आया? यस सर। E इक्वल टू क्या हो गया, E इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो बताओ इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, क्यू बाई ए, ये जो टर्म है, दिस इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई ए,
क्योंकि हम लोग पढ़े थे डी इक्वल टू सर फ्लक्स डेंसिटी डी। डी इक्वल टू क्यू बाई, सो क्यू बाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी डी बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना। सो ई इक्वल टू क्या हो गया, डी बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ये तो हुआ। लेकिन देखो क्या है इस इक्वेशन में, डी इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन ई, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ओके। तो लिखो डी के जगह पे एप्सिलॉन ई पुट कर दो, और डिवाइड बाई नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अभी फॉर्मूला क्या हो गया, ई इक्वल टू एप्सिलॉन ई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना। सो बोथ साइड ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। तो हम लोग को रिलेशन डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई जो हम लोग प्रूव करने चाह रहे हैं, तो ये प्रूव हुआ, तो प्रूव नहीं हुआ। इसको प्रूव करने के लिए, अच्छा इसको प्रूव करने के लिए तुमको यहाँ से प्रूव करना है, जो कॉन्सेप्चुअल है, दैट इज फाई प्रोपोर्शनल टी, फाई इक्वल टू डी ए प्रोपोर्शनल टी, दैट मीन्स डी प्रोपोर्शनल टी, एंड if we include the proportionality constant which is permittivity of the medium, so d equal to epsilon e। अच्छा, तो अभी प्रूव करना चाह रहा है कि एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए तुम लोग, इक्वल टू एप्सिलॉन ई प्रूव हो गया, ठीक है। और अगेन हम लोग जानते हैं प्रूव किया है एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो डी के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। एक्चुअली यही हम लोग प्रूव करना चाहते हैं, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू कोई भी मीडियम का परमिटिविटी डिवाइड बाई फ्री स्पेस का परमिटिविटी। तो एक्चुअली कोई भी मीडियम अगर मेंशन किया रहेगा, देन तुमको उसका वैल्यू दिया रहेगा। सपोज फॉर एयर मीडियम एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 हम लोग जानते हैं। अगर दूसरा कुछ मीडियम मेंशन रहेगा तो उसमें बता देगा, उसमें बता देगा तो वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2, 1.5, 3.5, जो भी वैल्यू यहाँ पे बता, ठीक है। तो अभी जो हम हेडिंग लिखे थे क्या, प्रूव दैट डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन ई नहीं है तो क्या प्रूव करना है, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए पहले हम लोग क्या किए, और भी इधर एक बार शॉर्ट में इसका दे रहा है, ई इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। एंड वहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा है, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। Again we know that electric field intensity E equal to Q by 4 pi epsilon naught epsilon R into R square। If the medium will not be air, अगर air होगा तो epsilon R नहीं रहेगा, ठीक है। R square, again इसको थोड़ा इक्वेशन को सजा के लिखो, Q by 4 pi R square into epsilon naught epsilon R। तो 4 pi r square की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इंडिकेट्स द एरिया ऑफ एनी क्लोज सरफेस एंड दैट एरिया शुड बी स्फीयर, दैट सरफेस शुड बी स्फीयर। यहाँ पे लिख सकते हैं q बाई ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगेन हम लोग क्या जानते हैं, q बाई ए इक्वल टू d, सो d बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। डी के जगह पे यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे, तो पहले हम लिखा डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, सो ई इक्वल टू डी के जगह पे एप्सिलॉन ई पुट करो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन आर। उस साइड ई कैंसिल करो तो क्या बचा है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू को तुम अगेन इसको जो इक्वेशन नंबर 1 अगर दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दोगे, तो इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू मिला एप्सिलॉन का, उस एप्सिलॉन का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो फिर ये इक्वेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, दैट इज d इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू। समझ में आया अभी? तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड derive the expression or derive the relation between D and E, that is flux density and electric field intensity। क्वेश्चन ए आता है रिलेशन, देखो ये जो रिलेशन लिखा है इक्वेशन नंबर 3 दे रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन D एंड, है ना, सो D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू। So specifically यही क्वेश्चन आता है what is flux density, prove the relation B equal to epsilon naught epsilon R into। समझ में आया? सर रिगार्डिंग हेलो न्यूमेरिकल, सर, यहाँ पे जो एरिया लिए ए, वो तो किसी भी बॉडी के लिए ले सकते हैं ना सर? नहीं वो फॉर्मूला तुम्हारा देखो, कोई भी सरफेस एरिया मान लो, हाँ कोई भी बॉडी, लेकिन यहाँ पे जो 4 पाई आर स्क्वायर दिखा रहा है, ये फॉर्मूला किस सरफेस का बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर हम एरिया को इंडिकेट किए, ठीक है, ये किसी भी सरफेस हो सकता है, लेकिन बेसिकली इस ये सर फॉर्मूला वही पूछ रहे, सरफेस कोई भी हो सकता है ना? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी सरफेस, ऐसा तो नहीं क्या हमेशा फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको स्फेरिकल सरफेस से लेना है, ऐसा नहीं। कोई भी एरिया का सरफेस है एंड उसमें जितना लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड होगा, उसका अगर एरिया से इस नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स को अगर टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे, सो दैट इंडिकेट्स द फ्लक्स डेंसिटी। तो ऐसा नहीं कि हमेशा स्फीयर होगा, हमेशा स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, कोई पर्टिकुलर सरफेस नहीं, कोई भी एरिया का सरफेस हो सकता है। बट 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट्स व्हाई हम स्फीयर के ऊपर मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे तुम कोई भी सॉलिड एंगल, बाद में समझ में होता है ना, एपेक्स मान लो इस पॉइंट, लाइक कोई कोन, तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर कितना एंगल पे इसको देख सकते हैं, मैक्सिमम कितना एंगल देख सकते हैं, कितना एंगल देख सकते हैं, है ना। सो दिस एंगल इज बेसिकली क्या है, सॉलिड एंगल, दिस एंगल इज बेसिकली सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या है, सॉलिड एंगल का वैल्यू एक्चुअली है, इसको अगर हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, सो फाई बाई ए, एंड इस ए का वैल्यू कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। अगर यहाँ पे रेडियस आर है, सो सॉलिड एंगल जिसको हम लोग क्या है, ओमेगा से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, एंगल का यूनिट क्या था, रेडियन, एंड सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। सो फाई इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू फाई बाई, ठीक है। सो इसको हम लोग लिखेंगे फाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ वैल्यू, ठीक है। तो गॉस थ्योरम जब पढ़ेंगे उसको क्लियर आएगा। तब देखो फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी से न्यूमेरिकल भी आता है। सपोज तुमको दे दिया क्या, इफ देयर इज अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, ठीक है, क्या है, देयर इज अ चार्ज ऑफ 5 कूलम व्हिच originates electric line of forces, and which line of forces are crossing through the area of 2 meter square, 2 meter square, ना। Then calculate electric flux, then calculate electric flux density। दोनों चीज
कैलकुलेट करने के लिए। तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या है, 5 कूलम, 5 कूलम है। तो फिर यहाँ पे कुछ ई का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ ds का वैल्यू है a इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर, बट ई का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू मेंशन नहीं किया है। तब फाई का जो फॉर्मूला है फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा, उसको हम लोग नहीं लिख सकते। ई ds cos थीटा जो है उसको हम लोग नहीं लिख सकते, है ना। तब फाई का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई का वैल्यू हम डायरेक्टली मेजर करेंगे, दिस इज कंपेरेबल टू द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इन अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा तो फाई का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखना है, तो फ्लक्स का वैल्यू भी है फाई, है ना। फ्लक्स का वैल्यू भी क्या है, फाई। ओके, एंड डी का वैल्यू क्या है, डी इक्वल टू 5 बाई 8, 5 बाई 2 इक्वल टू 2.5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद कोई भी क्लोज सरफेस में इसके लिए टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या है, उसको गॉस बोल के एक साइंटिस्ट है वो कैलकुलेट किया, ठीक है। क्या गॉस थ्योरम क्या करता है, गॉस थ्योरम इंडिकेशन देता है द रिलेशन बिटवीन द टोटल फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना है, एंड उस सरफेस में अगर मान लो नीट चार्ज क्यू कूलम एनक्लोज रहेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हर सरफेस में क्यू कूलम रहेगा, यहाँ पे हम दूसरा सरफेस ड्रॉ किया, यहाँ पे मान लो कैपिटल क्यू कूलम चार्ज एनक्लोज, दूसरा सरफेस ड्रॉ किया, यहाँ पे मान लो Q1 कूलम चार्ज एनक्लोज, फिर एक सरफेस ड्रॉ किया, यहाँ पे मान लो Q4 अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज। गॉस बोल के एक साइंटिस्ट है, गॉस क्या बताया, गॉस बताया दैट द टोटल फ्लक्स, ओके, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है, पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज 1 by epsilon 0 times to the total charge enclosed within the surface area। समझ में आया क्या बताया, टोटल फ्लक्स इस एरिया के थ्रू जितना फ्लक्स एनक्लोज्ड होगा मतलब लिंक होगा, उस फ्लक्स का वैल्यू इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनटू उसका 1 by epsilon नॉट टाइम्स, दैट मींस फाई इक्वल टू क्या है, Q by epsilon नॉट, by epsilon नॉट, ठीक है। तो दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी हम लोग इसके लिए डिफरेंट सरफेस के लिए हम गॉस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं, कभी स्फेरिकल सरफेस के लिए, कभी प्लेन कंडक्टर के लिए, ठीक है, और कभी मान लो सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए, इसे हम गॉस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम एक्चुअली तुम लोगों को सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है ऐसे। तो बेसिकली हम लोग को क्या बोलना है, दिस थ्योरम gives a relation between the electric flux, ठीक है, electric flux means the total amount of electric flux through any closed surface and the net charge enclosed within the closed surface। So basically Gauss theorem क्या करते हैं, flux and charge Q ये दोनों में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश, ठीक है, फ्लक्स एंड Q दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं फाई इक्वल टू Q by epsilon 1 by epsilon naught times into the total charge enclosed within the, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि सर इस फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होगा सर? बहुत जगह पे यूज होता है, उनको कोई भी पर्टिकुलर एरिया दे दिया एंड उस एरिया में कुछ चार्ज एनक्लोज्ड है, उनको बोलेगा उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए तुम फ्लक्स का वैल्यू कर, ठीक है। तुमको एक प्लेन वायर दे दिया और बोलेगा इस वायर में टोटल मान लो चार्ज है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है इस वायर में, एंड इसके लिए तुम फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करो, ठीक है। सो फील्ड फ्लक्स डेंसिटी इसके लिए कैलकुलेट, स्फीयर दे दिया बोलेगा क्या स्फीयर के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट में तुम फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करो,
स्फीयर के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट में तुम फ्लक्स डेंसिटी पढ़ते हो, ठीक है। सो मेनली इस फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मतलब सरफेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी अगर कैलकुलेट होगा तो देयर इज ए रिलेशन क्या D इक्वल टू एप्सिलॉन, D इक्वल टू क्या है, D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू E, है ना। सो एप्सिलॉन r तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। एप्सिलॉन r भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये वैल्यू भी तुमको दिया रहेगा। तो अगर तुमको d का वैल्यू पता चलेगा तो तुम E का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं तुम बाय गॉस थ्योरी, है ना। सो question is like that, calculate the electric field strength for any straight conductor, like that straight wire or straight conductor। क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर एनी चार्ज स्फीयर, एंड फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे कैलकुलेट करना है, कभी स्फीयर के अंदर, कभी स्फीयर के सरफेस के ऊपर, कभी स्फीयर का सरफेस के बाहर, आउटसाइड। तो एक जन अटेंडेंस भेज दो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन इसको बताएंगे, आज मेरा थोड़ा काम है इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट दिन हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, बट आज जान के रखो क्या गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम gives the relationship between total flux which linked in any surface to the total charge enclosed by that surface, ठीक है। and its statement is that total flux within any closed surface is equal to total flux is equal to the amount of charge enclosed to the surface into 1 by epsilon 0 times, ठीक है। ये 1 by epsilon 0 टाइम्स क्या है, क्योंकि इसको हमको प्रूव करना है। प्रूव करके हम लोग देखे हैं जब फाई इक्वल टू क्या हुआ, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को प्रूव करना है। नेक्स्ट क्लास में हम पहला टॉपिक पढ़ाएंगे प्रूफ गॉस थ्योरम, एंड उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक है ये है। आज टाइम, हेलो सर, हाँ इसके पहले जो टॉपिक पढ़े हैं सर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सेंड कर देते प्रैक्टिस के लिए। अच्छा ठीक है, आज ही दे दो, ठीक है। ठीक है सर। बेसिकली इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्लास आज एंड कर। ठीक है सर, अटेंडेंस ले लिए हैं सर, वो सेंड कर देते हैं।